अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लॉकडाउन से बाहर निकलने की रूपरेखा क्या होगी, देश को अनलॉक करने की रूपरेखा क्या होगी, इसे आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है। और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो संवाद हुआ था उसमें राज्यों के मुख्यमंत्रियों के क्या विचार थे, क्या सुझाव थे, इससे प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया, जिसके बाद आज एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और 3 चरण हैं जिससे देश को अनलॉक किया जाएगा। पहले चरण में बताया गया है कि जो मंदिर हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं या जो होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो खोल दिए जाएंगे 8 जून से पहले चरण के तहत। और इसके बाद स्कूलों की बारी आएगी। स्कूलों में भी जो खोलने का फैसला है इसको राज्य सरकारों पर छोड़ा गया है और राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों से चर्चा करेंगे, संबद्ध पक्षों से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही जुलाई से स्कूल खोलने का कोई फैसला लेंगे। जो राज्यों के बीच का जो आवागमन था उसको और सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। कोई अब आपको पास की जरूरत नहीं होगी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। तो इस पूरे जो 3 चरण जो जारी किए गए हैं इसमें हालांकि अगर हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की, अगर हम बात करें जो मेट्रो ट्रेन सेवाओं की, तो वो सब अभी प्रतिबंधित है। सिनेमा घर नहीं खुलेंगे, अभी जो स्विमिंग पूल्स है वो नहीं खुलेंगे, जिम नहीं खुलेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी प्रतिबंधित है। जहां पर संक्रमण फैलने का डर हो कि अगर वहां पर बहुतायत में लोग आ जाएं तो ऐसे लोग, अभी ऐसी चीजें नहीं खोली जा रही हैं। 3 चरण है। माना जा रहा है कि पहले चरण से अनुभव लेकर सरकार दूसरे चरण में आगे बढ़ेगी और देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। बंदी से बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आगे दौड़े इसके लिए सरकार ने रूपरेखा जारी कर दी है। वहीं केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहला जो वर्षगांठ थी, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां देशवासियों का आभार जताया देश की सेवा करने का मौका देने के लिए, वहीं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विभिन्न राज्य इकाइयों के जो नेता हैं बीजेपी के, वो आज प्रधानमंत्री को बधाई देते नजर आए। कांग्रेस ने जरूर जमकर आलोचना की, सिर्फ मोदी सरकार के पहले साल की ही नहीं, दूसरे कार्यकाल के पहले साल की ही नहीं, पूरे 6 साल के कार्यकाल की आलोचना की। वहीं अगर हम देखें, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को जिससे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसको सुगमता के साथ बंदिशें पालन करते हुए आगे बढ़ने का उन्होंने एक बताया है कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ना है। अगर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने लद्दाख को लेकर जो बड़ी बात कही है आपको वो बताते हैं। दरअसल भारत और चीन के सैनिक जहां तनावपूर्ण सीमा विवाद में उलझे हुए हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में भारत के गौरव को धूमिल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध को दूर करने के लिए सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता जारी है। सिंह ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर को शुक्रवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में बताया कि भारत और चीन के बीच समस्याओं को कूटनीतिक और सैन्य स्तरों पर वार्ता के माध्यम से सुलझाने के लिए वर्तमान में एक व्यवस्था बनी हुई है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा था कि वह दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने को लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं और सक्षम हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को भी यह पेशकश की। विदेश मंत्रालय ने 2 दिन पहले पेशकश को परोक्ष रूप से खारिज कर दिया, लेकिन राजनाथ सिंह पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बात की है। राजनाथ सिंह ने एक समाचार चैनल से कहा, मेरी कल अमेरिका के रक्षा मंत्री से बात हुई। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास पहले से व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत भारत और चीन के बीच किसी भी समस्या को सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाता है। वह चीन के साथ सीमा गतिरोध के समाधान के लिए तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को भारत द्वारा खारिज किए जाने से जुड़े एक सवाल का जवाब दे रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास जारी है। उन्होंने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम भारत के गौरव को किसी भी स्थिति में धूमिल नहीं होने देंगे। भारत पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की स्पष्ट नीति का पालन कर रहा है और यह नया रुख नहीं है। हम लंबे अरसे से इसका पालन कर रहे हैं। कभी कभी चीन के साथ विवाद उत्पन्न हो जाता है, यह पहले भी हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने यह भी कहा है कि वह कूटनीतिक वार्ता के माध्यम से सीमा विवाद का समाधान करना चाहता है। उन्होंने कहा, भारत यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि तनाव नहीं बढ़े। इसका समाधान सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर वार्ता के माध्यम से होना चाहिए। दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तरों पर वार्ता जारी है। गौरतलब है कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो, गलवान घाटी, डेमचक और दौलत बेग ओल्डी में 3 हफ्ते से अधिक समय से तनाव जारी है।
उधर आगरा में शुक्रवार देर रात आंधी तूफान की वजह से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की इमारत को खासा नुकसान पहुंचा और इस दौरान ताजमहल के मुख्य मकबरे की संगमरमर की रेलिंग टूट गई और उसकी जालियां भी गिर गई। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। तेज आंधी की वजह से जनपद में 3 लोगों की मौत और कई अन्य के घायल होने के साथ ही कई स्थानों पर मकान और पेड़ों के भी गिरने की जानकारी मिली है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर बसंत स्वर्णकार ने बताया, आंधी से ताजमहल में संगमरमर की जालियां और लाल पत्थर की जालियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। परिसर में पेड़ उखड़ गए हैं, वहीं एक दरवाजा भी उखड़ गया है। उन्होंने कहा, इसके अलावा ताजमहल परिसर में पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाई गई शेड की फॉल सीलिंग उखड़ गई है। ताजमहल के अलावा मेहताब बाग की दीवार पर पेड़ गिर गया है, तो वहीं मरियम के मकबरे में भी पेड़ गिरा है। लॉकडाउन की वजह से ताजमहल पिछले 68 दिनों से बंद है। यह पहला मौका है जब ताजमहल इतने लंबे समय तक बंद रखा गया हो। इससे पहले 2018 में 11 अप्रैल और 2 मई को आंधी से ताजमहल का शाही दरवाजा, दक्षिणी दरवाजा के उत्तर पश्चिम गुलदस्ता स्तंभ टूटकर गिर गए थे। उस वक्त आंधी में सरहिंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम के मकबरों में भी गुलदस्ता स्तंभ गिरे थे। इस बीच दिल्ली से मॉस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को शनिवार को आधी दूरी से लौटना पड़ा, जब विमानन कंपनी की ग्राउंड टीम को पता चला कि विमान का एक पायलट कोरोना वायरस से संक्रमित है। एयर इंडिया और नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वंदे भारत अभियान के तहत मॉस्को में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयरबस A320 विमान ने सुबह 7:15 पर उड़ान भरी थी और लौटने का आदेश मिलने के बाद वह दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पहुंच गया। 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि चालक दल के सदस्यों की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट का मुआयना करने में अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई और रिपोर्ट को ठीक से नहीं देखा गया। मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किसी भी उड़ान के पायलटों और चालक दल के अन्य सदस्यों को अनिवार्य रूप से कोरोना वायरस की जांच करानी होती है और प्रयोगशाला से प्राप्त नतीजे में संक्रमण नहीं पाए जाने पर ही उन्हें ड्यूटी पर भेजा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि एयर इंडिया की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर नागर विमानन महानिदेशक ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। विमान उज्बेकिस्तान की हवाई सीमा में था जब उसे वापस आने को कहा गया। इस बीच दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उछाल आने का दौर जारी है। आज भी 1163 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार के जो इंतजाम हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि लॉकडाउन को खोल देने का कहीं ये दुष्प्रभाव तो नहीं है। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि लॉकडाउन 5.0 की जो उसकी अपनी गाइडलाइंस है वो कल जारी करेगी। पंजाब ने, मध्य प्रदेश ने आज ही जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार पहले ही कर चुकी थी, अन्य राज्य सरकारें भी धीरे धीरे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइंस है वो इस मायने में महत्वपूर्ण होंगी कि वो निर्धारण करेंगी दिल्ली के मामलों को देखते हुए, दिल्ली की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की, उसको देखते हुए कि क्या जो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, नोएडा, गाजियाबाद, उनको खोला जाता है। जैसा कि कहा गया है कि किसी भी दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश की अपनी जो गाइडलाइन है वो केंद्र सरकार से अलग होगी, अपने राज्य की आवश्यकता के अनुसार, अपने राज्य की स्थिति के अनुसार देखना होगा। इस पर क्या सरकार फैसला लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ।